स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के साथ आगे सामने में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको जाएंगे दोस्तों। संसद भवन के बगल में हुए एक बड़े चुनाव में राहुल गांधी ने दरवाजे के पीछे से अमित शाह को जबरदस्त तरीके की शिकस्त दे दी। दोस्तों बताएंगे कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी तक को वोट डालने के लिए भेजा गया। तो इसके बाद जो नतीजे रात में सामने आए हैं दोस्तों, उसके बाद अब राहुल गांधी की जमकर तारीफ हो रही है। दोस्तों बताएंगे कौन से चुनाव से लेकर है ये बड़ी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ मशाल यात्रा निकालने वाली है। दोस्तों बताएंगे कैसा प्लान बनाया गया है दोस्तों, किस तरीके की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ में प्रियंका गांधी के बयान के बाद इजराइल का भारत में रहने वाला राजदूत भड़क रहा है। दोस्तों इस पर कांग्रेस पार्टी ने दी प्रतिक्रिया और जमकर खरी खोटी सुनाई है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता फर्जी चाणक्य है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में नहीं चाहिए SIR और जय जवान जय किसान लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जैसे ही भारत 1947 के अंदर आजाद हुआ दोस्तों, वैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया बनाया गया, यानी संसद भवन के बगल में ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया दोस्तों, जिसमें सांसदों के लिए हर तरीके की व्यवस्था की जाती है दोस्तों, जहां पर सांसद आकर आपस में मिलते हैं और तमाम तरीके की सुविधाएं सांसदों के लिए होती है। और उसके मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी होती है दोस्तों। उस कमेटी के अंदर कई सारे लोग होते हैं, लेकिन एक पोस्ट होता है जिस पर चुनाव कराया जाता है, यानी पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पर जिस व्यक्ति का कंट्रोल होता है दोस्तों, वो क्लब के सचिव होते हैं और सचिव पद पर चुनाव करवाया जाता है। ऐसे में क्योंकि संसद भवन से बगल में ये है और सारे सांसदों और बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो इसके चुनाव काफी जरूरी हो जाते हैं। ऐसे में पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूडी, जो अटल आडवाणी के टाइम के नेता हैं दोस्तों, और अमित शाह के शासनकाल के दौरान, यानी भारतीय जनता पार्टी में जब से अमित शाह का राज हुआ है तब से राजीव प्रताप रूडी को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है दोस्तों। बिहार में भी अलग थलग करके रखा जाता था, एक तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी में एकदम कमजोर कर दिया गया है दोस्तों। एक टाइम में उनको लालू यादव के परिवार को चुनाव हराने के लिए जाना जाता था और उनकी काफी ज्यादा पार्टी के अंदर इज्जत और सम्मान हुआ करता था दोस्तों, लेकिन आजकल एकदम उन्हें ठंडे बस्ते में रख दिया गया है, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। यही बड़ा कारण है कि अब ये चुनाव जबरदस्त तरीके का हुआ दोस्तों। आपको बता दें कि बीते दिन इसके रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद को लेकर 2 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे दोस्तों। एक तो राजीव प्रताप रूडी, जो पहले से ही सचिव है, वो मौजूद थे और उनके सामने चुनौती देने के लिए अमित शाह ने अपना उम्मीदवार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद संजीव बालियान को मैदान में उतार दिया दोस्तों। यानी अमित शाह का सपोर्ट संजीव बालियान के साथ में था, तो इसका मतलब बीजेपी के सारे सांसद संजीव बालियान को वोट देने वाले थे, जबकि राजीव प्रताप रूडी अलग थलग हो गए थे दोस्तों। और सबका यह मानना था कि उनको चुनाव हराया जा सकता है, संजीव बालियान चुनाव जीत सकते हैं क्योंकि अमित शाह का पूरा हाथ है दोस्तों। लेकिन इसके बाद एक मीडिया रिपोर्ट सामने आती है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले आदेश रावल बताते हैं कि जब राहुल गांधी संसद भवन में जा रहे थे तो उस वक्त राजीव प्रताप रूडी ने राहुल गांधी से संसद भवन की सीढ़ियों पर मुलाकात की और उनसे समर्थन मांगा। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, हम आपको सपोर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद असली गेम शुरू होता है दोस्तों। अमित शाह के सारी तैयारियों पर पानी फिर जाता है। दरअसल होता यह है कि 12 तारीख को बीते दिन इलेक्शन करवाए जाते हैं दोस्तों। चुनाव में लगभग 1295 टोटल मतदाता थे, जिनमें से 707 मतदाताओं ने वोट डाला दोस्तों, और पोस्टल बैलेट के माध्यम से 38 वोट डाले गए। और अब तक जो चुनाव में वोट पड़े थे दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा वोट इस बार पड़ा है, यानी ऐतिहासिक वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला। इसके बाद सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगातार वोट डलता रहा दोस्तों, और जैसे ही वोट खत्म होता है उसके बाद मतगणना शुरू हो जाती है। लेकिन इस बीच जो बड़ी अपडेट है दोस्तों, वो ये कि राहुल गांधी के कहने के बाद सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों के दोनों वोट देने के लिए आते हैं दोस्तों, और दोनों वरिष्ठ नेताओं का वोट देने आना और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जितने पूर्व और वर्तमान सांसद हैं उनका वोट डालना, इस बात के साफ संकेत है कि राहुल गांधी ने इन्हें मैसेज क्लियर कर दिया था कि जाइए और राजीव प्रताप रूडी जी के समर्थन में वोट करिए, और जमकर वोट डाले गए दोस्तों। वोटिंग परसेंटेज में भी इजाफा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अमित शाह के समर्थित उम्मीदवार संजीव बालियान को जिताने के लिए इतनी कोशिश कर रही थी दोस्तों की हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भी वोट डालने के लिए आए थे, और अमित शाह के सबसे करीबी नेताओं में से एक निशिकांत दुबे भी उल्टा सीधा बयान राजीव प्रताप रूडी को लेकर दे रहे थे दोस्तों। यानी जैसे तैसे उनकी छवि खराब करके जैसे तैसे चुनाव में जीतने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों। लेकिन अंतोगत्वा रिजल्ट जो सामने आया दोस्तों, तो उसके बाद अमित शाह की पूरी तैयारियों पर पानी फिर गया दोस्तों। राजीव प्रताप रूडी को 243 वोट 17वें राउंड तक, यानी लगभग अंतिम राउंड तक मिल गए, और संजीव बालियान मात्र 201 वोट पर अटक गए दोस्तों, और 38 वोट पोस्टल बैलेट के गिने जाने वाले थे। तो राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए दोस्तों, अच्छे खासे अंतर से उनको चुनाव में जीत मिल गई। और इसके बाद राजीव प्रताप रूडी को एक बात क्लियर मैसेज चला गया होगा दोस्तों कि अगर राहुल गांधी पर भरोसा करेंगे तो राहुल गांधी किसी को धोखा नहीं देते, और इसीलिए ये एक बड़ा चुनाव जीत गए दोस्तों राजीव प्रताप रूडी। और अगर आप सोचिए कि राहुल गांधी ने कुछ वादा नहीं किया होता, राजीव प्रताप रूडी से नहीं कहा होता कि ठीक है हम आपको जिताते हैं, तो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कभी वोट डालने नहीं जाते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष का कोई उम्मीदवार नहीं था। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया गया, और अमित शाह का सपना तोड़ दिया गया जो खुद का सचिव कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बनाना चाहते थे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये अमित शाह की व्यक्तिगत हार है तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
राहुल गांधी के द्वारा चुनावों में धांधली के खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी के मामले को लेकर जनता तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम तय किया है दोस्तों। यानी राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं उस पूरे मामले को जनता के बीच लेकर जाना है। इस सबसे पहले पार्टी की ओर से फैसला लिया गया है कि अब 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 तारीख को जिला मुख्यालय पर लोकतंत्र बचाओ मशाल निकाला जाएगा। इसके बाद सभी राज्यों के मुख्यालय में 22 अगस्त से 7 सितंबर तक वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया जाएगा और फिर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश भर के अंदर मताधिकार को बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के महासचिवों, प्रभारी और फ्रंटल हेड्स की महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया गया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार की ओर से डिटेल में जानकारी दी गई है, यानी पूरे कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा इस मुद्दे के इर्द गिर्द। तो ये क्लियर है दोस्तों कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी कि इस मामले को दबा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं और जनता के बीच एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत फैलाया जाएगा और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार के दौरे पर अपने कई सारे कार्यक्रम में जाने वाले हैं दोस्तों। राहुल गांधी 17 तारीख से अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जो बिहार के रोहतास से शुरू होगा दोस्तों और 18 अगस्त को औरंगाबाद जाएगा। इसके बाद 19 अगस्त को गया नालंदा होते हुए 20 तारीख को ब्रेक के बाद 21 को शेखपुरा और लखीसराय और उसके बाद 22 अगस्त को मुंगेर, भागलपुर और 23 तारीख को कटिहार के साथ साथ 24 अगस्त को पूर्णिया और अररिया पर यात्रा निकलेगी दोस्तों। इसके बाद 25 अगस्त को ब्रेक के बाद राहुल गांधी सुपौल, मधुबनी, 27 अगस्त को दरभंगा, मुजफ्फरपुर में रहेंगे दोस्तों। 28 अगस्त को राहुल गांधी सीतामढ़ी, मोतिहारी, 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज, सिवान और 30 अगस्त को छपरा और आरा में मौजूद रहेंगे। इसके बाद 31 अगस्त को विश्राम करने के बाद 1 सितंबर को पटना के अंदर समापन रैली का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। गांधी मैदान में जोरदार रैली होगी। इस पूरे मामले पर अगर आप भी मानते हैं कि तैयारी एकदम सही तरीके से हो रही है, ऐसे ही पूरे बिहार में अवेयरनेस का प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो लेकर ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में दोस्तों बिहार के एसआईआर को लेकर जोरदार प्रोटेस्ट किया गया। आपको बता दें कि बिहार के एसआईआर में कई सारी ऐसी महिलाएं और व्यक्ति हैं दोस्तों जिनकी उम्र 120 साल से ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे ही एक महिला का नाम है मिंता देवी जो सिवान से जुड़ी हुई है दोस्तों। उनके नाम को लेकर प्रियंका गांधी ने एसआईआर पर सवाल खड़ा किया। आपको बता दें कि व्हाइट प्रिंटेड टी शर्ट में आकर उन्होंने जोरदार तरीके से विरोध किया दोस्तों। उनके टी शर्ट के ऊपर मिंता देवी की फोटो लगी हुई थी और उस पर जो उम्र दर्ज है वोटर लिस्ट में 124 साल उसे लिखते हुए नॉट आउट लिखा गया था, यानी 124 साल में भी अभी जिंदा है, इस तरीके से बोलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं निशाने पर लिया जा रहा है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एसआईआर का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है सारे सांसदों ने, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। 2 शब्द इस पर भी लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 12 अगस्त 2025 को यानी बीते दिन भारतीय राजनीति में और कूटनीति के बीच में एक अद्भुत टकराव देखने को मिला दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी और इजराइल के भारत के स्थित राजदूत रुवेन अजार के बीच में गाजा युद्ध को लेकर तीखा विवाद देखने को मिला दोस्तों। दरअसल अल जजीरा के पत्रकार की हत्या पर यह बयान प्रियंका गांधी ने जारी किया। दरअसल उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि अल जजीरा के 5 पत्रकार की निर्मम हत्या फिलिस्तीन की धरती पर किया गया और एक ये जघन्य अपराध है। उन्होंने आगे कहा कि सत्य के लिए खड़े होने का साहस रखने वाले असीम साहसी इजरायली राज्य की हिंसा और घृणा से कभी नहीं टूटेगा, यानी फिलिस्तीन कभी इजराइल के सामने नहीं झुकेगा। ऐसी दुनिया में जहां अधिकांश मीडिया सत्ता और व्यापार का गुलाम है, इस बहादुर आत्माओं ने हमें याद दिलाया कि सच्ची पत्रकारिता क्या होती है। नरसंहार का आरोप लगाया गया इजराइल के ऊपर और प्रियंका गांधी ने कहा कि इजराइल राज्य यानी इजराइल जो देश है वो नरसंहार कर रहा है। उसने 60,000 से अधिक लोगों की हत्या की, जिसमें 18,430 बच्चे थे। उसने सैकड़ों लोगों को भूखे मार दिया और जिनमें अधिकांश लोग शामिल जो थे वो बच्चे थे और लाखों और लोगों को मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद मोदी सरकार से कहा गया कि चुप्पी और निष्क्रियता से इन अपराधों को बढ़ावा देना अपने आप में एक अपराध है, यानी चुप्पी साधने का मतलब अपराध को बढ़ावा देना है। यह शर्मनाक है कि भारत सरकार चुप्पी साध कर बैठी हुई है जबकि इजराइल फिलिस्तीन के लोगों पर यह विनाश बरपा रहा है। इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी के बयान पर दोस्तों अब इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने प्रतिक्रिया दी दोस्तों। प्रियंका गांधी के बयान को शर्मनाक और कपट और धोखेबाजी वाला बताया। उनके इस बयान को लेकर, इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर जयराम रमेश समेत कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पलटवार किया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गाजा में इजराइल के द्वारा जारी नरसंहार पर प्रियंका गांधी जी के बयान का पूरी तरीके से समर्थन करती है और इजराइल के राजदूत के द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ये कड़ी निंदा वाला है। इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल के राजदूत। उनको समझना चाहिए कि प्रियंका गांधी हमारे देश की पार्लियामेंटेरियन है, सांसद है और जिस शब्द
शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, राजदूत कर रहे हैं, उनको संभल कर बोलना चाहिए। फिर सुप्रिया शिनेट की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। सुप्रिया शिनेट कहती है कि श्रीमान राजदूत, आपको एक भारतीय सांसद को जवाब देते समय लहजा अपना देखना चाहिए। जो लहजा आप अपना रहे हैं वो अस्वीकार्य है। और इसके बाद एसजे शंकर को टैग करके बोला गया है कि क्या इस तरीके के बयान को भारत सरकार अप्रूव करती है, क्या समर्थन करती है कि इजराइल का राजदूत भारत के सांसद को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे जो अशोभनीय है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पूरे मामले पर एसजे शंकर को हिम्मत जुटानी चाहिए और इजराइल के राजदूत को बुलाकर उससे सवाल पूछना चाहिए कि वो भारत के सांसद के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का चयन कैसे कर सकते हैं, इसका जवाब आना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी ने एकदम 100% यानी 100% सही बात बोली है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटक के वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी जो बड़ा खुलासा किया था दोस्तों, उस खुलासे को अब जांच पड़ताल करने के लिए कुछ पत्रकार ग्राउंड स्तर पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटका में एक रूम में 68 लोगों के रहने की बातें चल रही थी दोस्तों, तो वहीं पर जाकर फैक्ट चेक करने के लिए जब न्यूज 24 के पत्रकार पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो मुझे कोई नहीं मिला, यहाँ पर दावा किया जाता है कि 68 लोग रहते हैं। ऐसे और भी कई सारे फैक्ट चेक किए जा रहे हैं दोस्तों और हकीकत सबके सामने आती चली जा रही है, रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाम का ऐलान कर दिया है दोस्तों, यानी जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है दोस्तों। तत्काल प्रभाव से लोगों को आगे किया गया है। अंबाला कैंट में परविंदर परी को जिम्मेदारी दी गई है, अंबाला सिटी में पवन अग्रवाल को और भिवानी रूरल के अंदर अनिरुद्ध चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। भिवानी अर्बन में प्रदीप गुलिया को पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। इसी के साथ में फरीदाबाद की जिम्मेदारी बलजीत कौशिक को दी गई है, फतेहाबाद की जिम्मेदारी अरविंद शर्मा को दी गई है। इस तरीके से दोस्तों सारे बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी की ओर से काम पर लगा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमारे लिए जिला कमेटी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, जिला कमेटी को हम लोग पावर देंगे और वो तय करेंगे कि किसको उम्मीदवार बनाना है। तो ऐसे में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति ये बताती है कि जिला कमेटी को लेकर भी जल्द विस्तार कर दिया जाएगा दोस्तों। और जैसे ही जिला कमेटियां बन जाएगी तो उसके बाद अब सीधा प्रदेश अध्यक्ष चुनने का टाइम आ गया है और हरियाणा के अंदर कुछ बड़े बदलाव और देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ऐसे में जिला अध्यक्षों को चुनना ही सबसे बड़ा काम होता है दोस्तों और राहुल गांधी ने पूरे रिसर्च के बाद, पूरे अपने ऑब्जर्वर भेजने के बाद यह फैसला लिया है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो मुहिम चलाई जा रही है दोस्तों कि वोट चोरी के खिलाफ जनता को एकजुट करना है और वोट चोरी नाम से ये अभियान चलाया गया है, जिसमें लोगों को फोन नंबर दिया गया है और मिस कॉल देने के लिए बोला जा रहा है समर्थन करने के लिए दोस्तों। जो नंबर जारी किया गया है 9650034420, उस पर कांग्रेस दावा करती है कि 48 घंटे के अंदर 19 लाख मिस कॉल आ चुके हैं और वोट चोरी .in पर वेबसाइट पर 32 लाख से ज्यादा हिट आ चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो डिमांड का सर्टिफिकेट है वो 21 लाख सर्टिफिकेट अब तक डाउनलोड किया जा चुका है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर जो व्यूज हैं, खासकर वोट चोरी हैशटैग का इस्तेमाल करके, उसमें 180 मिलियन प्लस व्यू है और दावा किया गया है कि वायरल वोट चोरी वीडियो पर बिलियंस प्लस व्यूज चल रहे हैं, यानी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके का समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इनमें काफी ज्यादा सच्चाई है, क्योंकि आप लोगों ने भी हाल फिलहाल में देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा राहुल गांधी के समर्थित चीजें शेयर की जा रही है दोस्तों। लोग कह रहे हैं कि इस मामले पर जांच की जानी चाहिए, काफी गंभीर मामला है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आने वाले सारे चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी फूक फूक कर कदम रखना चाहती है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई कहते हैं कि हम लोग असम के 2026 के होने वाले चुनाव के मद्देनजर किसी भी हेरफेर को रोकने के लिए 29,000 अपने बीएलओ को प्रशिक्षण देंगे और बीएलओ की मदद करेंगे, बीएलए की मदद करेंगे और लीगल सेल को और ज्यादा मजबूत करेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा वकील जोड़े जाएंगे दोस्तों। इसका मतलब जो बीएलए है, बूथ लेवल के कांग्रेस पार्टी के अधिकारी है, उन सबको सीधा लीगल सेल से जोड़ा जाएगा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो सीधा उन तक पहुंच पाएंगे और उसके बाद केस करना हो या फिर लीगल तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बातचीत करना हो, हर चीज किया जाएगा। तो एक बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई और तमाम उन नेताओं को भी सबक लेना चाहिए इस पूरे मामले से, जो अपने अपने राज्यों के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजस्थान के स्टूडेंट ने भरा है उपराष्ट्रपति पद का नामांकन दोस्तों। उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते हुए जैसलमेर के रहने वाले जलालुद्दीन ने 15,000 रुपए का डिपॉजिट राशि जमा करवा के अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है दोस्तों। जलालुद्दीन इससे पहले वार्ड पंच, विधायक और लोकसभा चुनाव में भी नामांकन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए किया गया नामांकन रद्द हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा करना चाहता हूं क्योंकि चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है। कुल मिलाकर दोस्तों नॉमिनेशन फाइल करने के लिए राज्यसभा या लोकसभा के सांसदों का समर्थन चाहिए दोस्तों, यानी उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 संसद के सदस्यों के द्वारा प्रस्तावक और कम से कम 20 संसद के सदस्यों के द्वारा अनुमोदक होना जरूरी है,
यानी लगभग 40 सांसदों का समर्थन होना जरूरी है दोस्तों। तो इनका नॉमिनेशन तो खारिज होगा दोस्तों, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर कर रहे हैं ताकि नागरिक अधिकारों का भी अपना इस्तेमाल किया जाए और लोगों की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की दोस्तों, तो उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों आप जरूर लिखकर बताएगा इस मामले को लेकर भी। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी सरकार अमेरिका द्वारा भेजे गए समन को अभी तक गौतम अडानी, सागर अडानी और उनकी कंपनी के अधिकारियों को नहीं भेज रही है दोस्तों। ये समन भारत सरकार को 6 महीने पहले भेजा गया था। अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क के कोर्ट में इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल की है दोस्तों। 11 अगस्त को दी गई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जो भारत सरकार को नोटिस भेजा गया था, समन भेजा गया था कि उस समन को गौतम अडानी और सागर अडानी और उनकी कंपनी को भेज दीजिए। भारत सरकार ने उस नोटिस को आगे नहीं भेजा, यानी अडानी तक नोटिस नहीं पहुंचा है। अब इस मामले को लेकर दोस्तों ये जो रिपोर्ट दी गई है, इस पर विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई है। विपक्ष से लेकर बीजेपी के लोगों से भी सवाल पूछ रहा है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ऐसे लोग हैं जो अपने राज्य का विकास की जगह कहीं और के विकास को लेकर खुश होते रहते हैं। ऐसे ही भाजपा के नेता गिरिराज सिंह है दोस्तों, जो कहते हैं कि उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश के अंदर 4 सेमीकंडक्टर निर्माण की इकाई लगेगी। 4600 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। इस बात का जश्न मना रहे हैं दोस्तों, जबकि उनके राज्य बिहार में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है कि बिहार में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्यों भाजपा के नेता खुशी मना रहे हैं। अगर उनके राज्य को मिला होता तो उनको खुश होना चाहिए था, लेकिन बिहार को तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा। और बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, जहां पर बीजेपी के कई सारे सांसद जीत कर जाते हैं। एनडीए गठबंधन वालों को इतने सारे समर्थन जनता देती है दोस्तों, इसके बावजूद बिहार के लोगों को केवल मंत्रालय मिलते हैं और मंत्रालय से कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिलता। नाम के लिए मंत्रालय दिए जाते हैं, वो भी अभी चुनाव जब खत्म होगा बिहार का तो आप देखेंगे ज्यादातर बिहार के मंत्रियों को पोस्ट से हटा दिया जाएगा। दोस्तों सबको पता है कि केंद्र में मोदी सरकार केवल 2 राज्यों के समर्थन से चल रही है दोस्तों, एक बिहार है और दूसरा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, लेकिन बिहार को कोई खास बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिलता दोस्तों। मजदूरों को इधर से उधर लाने के लिए ट्रेन चलवा दिए जाते हैं, जैसा कि प्रशांत किशोर बोलते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई भी है दोस्तों। और आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपाइयों को अब जवाब देना पड़ेगा बिहार की जनता को। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में अखिलेश यादव की पार्टी ने फैसला लिया है कि वो मुंबई महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव में लगभग 150 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगे दोस्तों। इसका एक अलग ही तरीके का असर पड़ सकता है चुनाव में। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार आगे भी पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बॉलीवुड में कई सारे सुपरस्टार हैं दोस्तों, लेकिन एक आध दो ही है जो हिम्मत जुटाकर कहीं ना कहीं सच्चाई बोलते हैं। उनमें से एक है दोस्तों जॉन अब्राहम। उन्होंने एक बयान दिया है, वो कहते हैं कि द कश्मीर फाइल और छावा मूवी जो बनी थी वो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा मूवी थी, यानी राजनीति से प्रेरित मूवी बनाई गई थी, फिल्म बनाई गई थी। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी इस तरीके की मूवी नहीं बनाऊंगा, प्रोपोगेंडा मूवी नहीं बनाऊंगा जिसका इंटेंशन ही खराब है। यानी उन्होंने एक लकीर खींच दी है दोस्तों कि वो किसी भी प्रोपोगेंडा मूवी में दिखाई नहीं देंगे। यानी जॉन अब्राहम ने खुलकर अपनी बातें रखी है दोस्तों। इसके बाद लोगों ने कहा कि अब जॉन अब्राहम जी को इस बात से बचना होगा कि कहीं उनके घर पर ईडी का छापा ना पड़ जाए। जॉन अब्राहम एकदम ब्लंट बोलते हैं दोस्तों, सबके सामने सच बोल देते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं उनको कई सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। अगर आप भी मानते हैं कि ये बोल पाने की हिम्मत बहुत कम बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस में बची हुई है और जॉन अब्राहम की इसीलिए तारीफ की जानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और जॉन अब्राहम को अगर आप भी एक ऐसे एक्टर के तौर पर देखते हैं जो वाकई दिल से एक्टर है तो लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। यूट्यूब से लेकर हर जगह राहुल गांधी के वीडियो ने दबदबा दिखा रखा है। यही बड़ा कारण दोस्तों, कई सारे इन्फ्लुएंसर भी अब सामने आकर राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है थारा भाई जोगिंदर नाम से दोस्तों, उन्होंने भी कहा कि मैंने हंसी मजाक की वीडियो हमेशा बनाई है, पर यह वीडियो अलग है। आज नहीं जागे तो हम आगे नहीं जग पाएंगे। राहुल गांधी के संदेश को घर घर लेकर जाना है। यानी अपने आप लोग सामने आकर राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। खासकर जो राहुल गांधी ने सबूतों के साथ में आरोप लगाए, उसके बाद से एक अलग ही तरीके का लोगों में जुनून देखने को मिल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा धोखा देश के सिस्टम के साथ में हो रहा है दोस्तों, भारत के लोकतंत्र के साथ में हो रहा है। और इन्हीं बातों को याद रखकर लोग ज्यादा से ज्यादा राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी चौतरफा छाए हुए हैं तो इस बात को कंफर्म जरूर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं ने दिल खोलकर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की ओर से युवाओं को एकजुट करने के लिए कांग्रेस से जोड़ने के लिए अभियान चलाया गया। तो 15 लाख से ज्यादा युवा कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश के अंदर शामिल हो गए हैं दोस्तों। मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपने इलाके से 74,000 युवाओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। यानी बड़े स्केल पर इस तरीके की ज्वाइनिंग हुई है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रवैया एकदम नर्म नजर आता है। इसी के साथ में जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया है दोस्तों, उसमें जो जानकारी है उसके अनुसार
हरियाणा में 11 साल के बाद पार्टी ने अपने जिला अध्यक्ष बनाए हैं और इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट का दबदबा साफ देखा जा रहा है। कुमारी सैलजा के खेमे के कई नेताओं की जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर ताजपोशी हुई है। दोस्तों, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का लेटर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता केसी वेणुगोपाल के आदेश के बाद जारी किया गया। दोस्तों, यानी लगभग सारे गुट के लोगों को साधने की कोशिश की गई है और इसी से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर जो लोग ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस टूट जाएगी, उन लोगों के लिए ये तगड़ा झटका दे रही है। जो भी आपकी राय है दोस्तों, लिखकर जरूर हमारे साथ लगातार जुड़े। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जवाहर। जैसे वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।